30 लड़कों ने एक साथ अपनी लकड़ी की छड़ियां उठाईं और लड़के को भीड़ के बीच में जोर से धकेल दिया। यह देखकर कि लड़के के पीछे की दीवार बंद होने वाली है, उसने अपने साथियों से उसे जाने देने की विनती की, मानो दीवार के पीछे कोई बेहद भयानक चीज हो। हालांकि लड़के की जिंदगी और मौत की दलील ने उसके साथियों की सहानुभूति नहीं जगाई, जब तक कि दीवार के बीच की खाई को और नहीं भरा जा सका और लड़के के पास दीवार में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दृश्य ने लिटिल मार्को को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, जो अभी अभी आया था। लेकिन जो लड़के अभी अभी आए थे वे इसके आदी लग रहे थे। यह पता चला कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी चलती हुई भूल भुलैया थी। लड़के भूल भुलैया के बीच में कैद थे। अंदर घास और पेड़ लग रहे थे, लेकिन उनके चारों ओर सैकड़ों मीटर ऊंची दीवारें उन्हें दमन का एक मजबूत एहसास करा रही थीं। इसके अलावा हर दिन भोर में दीवार के केंद्र में स्थित गेट धीरे धीरे खुलता था और लड़के बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए भूल भुलैया में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि 3 साल बीत चुके थे और किसी को भी बाहरी दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। इसके अलावा भूल भुलैया का द्वार रात में अपने आप बंद हो जाता था और हर रात भूल भुलैया में राक्षसों की दहाड़ें गूंजती थीं। ऐसे मजबूत धावक हैं जो भूल भुलैया में घुसकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे रसोइये भी हैं जो जीविका चलाने के लिए फसल उगाते हैं। इसके अलावा हर महीने भूल भुलैया के अंदर गुप्त मार्ग से एक नया व्यक्ति और आपूर्ति भेजी जाएगी। ज्याओ मां सबसे नया नवागंतुक है, लेकिन उसकी याददाश्त बाकी सभी की तरह मिटा दी गई थी। इसलिए जब ज्याओ मां ने पहली बार दूसरे लड़कों को देखा तो उसने अवचेतन रूप से भागने का विकल्प चुना। हालांकि उसकी लाचारी ने उसके पूर्ववर्तियों के उपहास को ही आकर्षित किया। जब तक कप्तान ज्याओ हेई ने उसे सब कुछ नहीं बताया, तब तक ज्याओ मां को अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास नहीं हुआ। हालांकि कप्तान ने उसे कभी नहीं बताया कि ऊंची दीवार के पीछे क्या है। उसने बस बार बार इस बात पर जोर दिया कि उसे वहां के करीब नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज्याओ मां ने सोचा कि दीवार में जो गैप है वह निकास है, इसलिए वह अवरोध के बावजूद पता लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। ऐसा हुआ कि अंदर से 2 लड़के बाहर आए, जिससे ज्याओ मां को और भी अधिक जिज्ञासा हुई कि दीवार के पीछे क्या है। नतीजतन उसे अगले ही पल दा झुआंग ने जमीन पर धकेल दिया। दोनों के बीच विवाद ने जल्द ही अन्य साथियों को भी आकर्षित कर लिया। ज्याओ मां ने उत्साह से कहा कि वह यहां से जाना चाहता है, लेकिन कप्तान ज्याओ हेई ने उसे बताया कि अंदर बहुत खतरा है। अचानक एक तेज आवाज ने झगड़े को बाधित कर दिया। जब ज्याओ मां ने पलटकर देखा तो उसने पाया कि उसके पीछे का विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। विशाल गियर के घूमने के साथ प्रवेश द्वार आखिरकार पूरी तरह से बंद हो गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर कोई वहां खड़ा हो जाए तो क्या होगा। यह पहली बार था जब ज्याओ मां ने इस पिंजरे का खौफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि देर रात भूल भुलैया में सभी तरह की तीखी और चुभने वाली आवाजें सुनाई देंगी। डिप्टी कैप्टन ने ज्याओ मां को बताया कि इस आवाज का मतलब है कि भूल भुलैया के अंदर की संरचना बदल रही है और हिल रही है। इसके अलावा राक्षस की दहाड़ें भी गूंज रही थीं। डिप्टी कैप्टन ने शियाओ मां को बताया कि हर दिन भूल भुलैया में प्रवेश करने वाले धावकों की कड़ी जांच की जाती थी और वे सबसे मजबूत और सबसे तेज धावक होते थे। केवल इस तरह से वे भूल भुलैया बंद होने से पहले आसानी से निकल सकते थे, अन्यथा कोई भी इसमें एक रात भी जीवित नहीं रह सकता था। यह सुनकर शियाओ मां को अविश्वसनीय लगा, लेकिन जल्द ही उसे खतरा दिखाई दिया। आपूर्ति की तलाश में निकला टट्टू अचानक अपने साथियों द्वारा गिरा दिया गया। अन्य साथियों की मदद से टट्टू किसी तरह मुक्त हो गया। जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि टट्टू ने अपने साथियों को मार गिराया। अचानक पागल हो चुके लड़के को राक्षस ने चाकू मार दिया और उत्परिवर्तित हो गया। पिछले अनुभव के अनुसार उत्परिवर्तित लड़कों के लिए केवल एक ही भाग्य है और वह है जबरन निष्कासित होना। लेकिन जैसे जैसे रात करीब आती है, उसके लिए जो इंतजार कर रहा है वह जीवन या मृत्यु की स्थिति है। जो लड़का एक रनिंग बॉय था, उसने कप्तान को छोड़ दिया और रिक्त स्थान को भरने के लिए 7वें रनिंग बॉय का स्थान लेने की पहल की। पूरा दिन बीत गया और सभी ने दोनों के लौटने का इंतजार किया, यह देखते हुए कि गेट बंद होने वाला था। अगर वे तब तक भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल सके तो परिणाम पूरी तरह से विनाशकारी होंगे। अचानक ज्याओ मां ने 2 आकृतियां देखीं, लेकिन कप्तान गंभीर रूप से घायल लग रहा था और कोमा में चला गया। यह देखकर कि गेट बंद होने वाला था, लड़के मिनो ने कप्तान को कभी अकेला नहीं छोड़ा। यह देखकर हर कोई दरवाजे पर खड़ा था और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने मदद करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ज्याओ मां बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर भाग गया। जाहिर है लड़के को भूल भुलैया में प्रवेश करने के परिणामों का एहसास नहीं था। जल्द ही राक्षस की दहाड़ सुनाई दी और वह पूरी भूल भुलैया को खाली करने वाला था। मिनो खड़ा हो गया और वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन ज्याओ मां बेहोश कप्तान को छोड़कर जाने को बर्दाश्त नहीं कर सका। यह देखकर कि राक्षस आने वाला है, दोनों ने कप्तान को बेलों में छिपाने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी दूर पर राक्षस की आकृति ने मिनो को इतना डरा दिया कि वह पलटकर चला गया। ज्याओ मां सौभाग्य से बेलों में छिप गया और कप्तान को बांधने वाली रस्सी को ठीक कर दिया।
लेकिन अगले ही पल टट्टू ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह पहली बार था जब वह भूल भुलैया में था और उसे नहीं पता था कि किस रास्ते से जाना है। वह जल्द ही एक मृत अंत में भाग गया। भले ही वह बेलों को पकड़ने और भागने में काफी तेज था, लेकिन राक्षस उसे जाने नहीं देना चाहता था। सौभाग्य से बेलों ने राक्षस को उलझा दिया और टट्टू के लिए समय खरीदा। महत्वपूर्ण क्षण में मीनो समय पर आ गया और टट्टू को जल्दी से छोड़ने के लिए निर्देशित किया, लेकिन टट्टू ने हिलती हुई दीवार को देखकर रुक गया। अगले ही पल उसने चिल्लाया और राक्षस को उसका पीछा करने के लिए चुनौती दी। अगले दिन भूल भुलैया की दीवार खोली गई और सभी ने चमत्कारिक रूप से पाया कि जाओ मां और मिनो अपने कप्तान के साथ बच गए थे। ये पहली बार था जब कोई व्यक्ति किसी को रात में जीवित बचाकर ले जाने में सफल हुआ था। ये पहली बार था जब लड़कों ने 3 साल तक फंसे रहने के बाद भूल भुलैया में किसी राक्षस को मारा था, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि जाओ मां के आवेग ने यहाँ के नियमों को तोड़ दिया है। आखिरकार केवल धावक ही भूल भुलैया में प्रवेश कर सकते थे और जाओ मां द्वारा राक्षस को मारने के कृत्य से अज्ञात परिणाम हो सकते थे। जैसे ही हर कोई इस बात पर बहस कर रहा था कि जाओ मां को दंडित किया जाए या नहीं, एक अजीब बात फिर से हुई। जिस नए व्यक्ति को महीने में एक बार भेजा जाना था, उसे इस बार पूरे आधे महीने पहले भेजा गया था, और पहली बार यह एक लड़की थी। सभी को लड़की के हाथ में एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि यह आखिरी बार ज्याओ मां था। लड़की ने ज्याओ मां का नाम लिया, जिससे लड़के ने अपनी राय फिर से पुष्ट की। ज्याओ मां की उपस्थिति उनके द्वारा लंबे समय से बनाए गए संतुलन को नष्ट कर देगी, लेकिन नोट में अंतिम संकेत का यह भी मतलब था कि उनके जीवन को बनाए रखने के लिए कोई और आपूर्ति नहीं होगी। ज्याओ मां ने महसूस किया कि उन्हें जल्द से जल्द एक मुद्रा आउटलेट ढूंढना चाहिए, इसलिए वह और कुछ अन्य लोग फिर से भूल भुलैया में लौट आए। निश्चित रूप से उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिला जो अभी भी मारे गए राक्षस पर चल रहा था। लौटने के बाद मिनो ने ज्याओ मां को अपना भूल भुलैया मॉडल दिखाया। इस मॉडल को बनाने के लिए उन्होंने 3 साल में विशाल भूल भुलैया में लगभग पूरी दौड़ लगाई, लेकिन उन्हें अभी भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला है। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उपस्थिति ने मिनो को फिर से उम्मीद दी है। वह अनुमान लगाती है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर संख्या 7 जिला 7 का प्रतिनिधित्व करने की संभावना है, लेकिन अगर वे जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो उन्हें फिर से भूल भुलैया में प्रवेश करना होगा। इस समय ज्याओ मां को बताया गया कि जिस लड़की को अभी यहां भेजा गया था वह जाग गई है, लेकिन लड़की की याददाश्त भी उजागर हो गई थी। हालांकि ज्याओ मां के नाम ने उसे महसूस कराया कि वह इस पर विश्वास कर सकती है, इसलिए उसने अपने ऊपर लगे अभिकर्मकों की 2 ट्यूबों को ज्याओ मां को सौंप दिया। हालांकि ज्याओ मां को नहीं पता था कि अभिकर्मकों का उपयोग किस लिए किया जाता है, उसने संक्रमित कप्तान पर इसे आजमाने का फैसला किया। अभिकर्मकों के प्रभावी होने से पहले ज्याओ मां को तुरंत यह जानने की जरूरत थी कि क्या यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा इंगित जिला 7 था। अप्रत्याशित रूप से 2 लोग बस ब्रैड डिवाइस पर पहुंचे और एक आवाज सुनी। दोनों लोगों ने ध्वनि के मार्गदर्शन का पालन किया और एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। जैसे ही डिवाइस में लाल हरा हो गया, उनके पीछे एक और भी अधिक अविश्वसनीय स्थान दिखाई दिया। हालांकि लेजर बीम स्कैन करने के बाद स्थान अचानक बंद हो गया और फिर पूरा B7 क्षेत्र अवरुद्ध होना शुरू हो गया। दोनों लोग हताश होकर भाग गए और ज्याओ मां को स्टील प्लेट के पत्तों द्वारा लगभग अंदर ही रोक दिया गया। हालांकि दोनों लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आगे की स्थिति और भी खराब होगी। दोनों लड़के हताश होकर भाग गए, जबकि उनके बगल की इमारत टॉवर पर हमले को तेज कर रही थी। यह देखते हुए कि अंतिम निकास बंद होने वाला था, हताश 2 लोग केवल कोशिश कर सकते थे। यहां से बचकर निकले 2 लोगों को लगा कि उन्हें भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। अप्रत्याशित रूप से उनके विचार का हुआंगमा द्वारा विरोध किया गया। उसने सोचा कि ज्याओमा सन की आकाश छत पर थी। दोनों के बीच बहस में एक लड़की ने हस्तक्षेप किया। पता चला कि जो कप्तान पहले राक्षस से संक्रमित हुआ था वह जाग नहीं सका, लेकिन जागने के बाद उसे अपनी सारी यादें वापस आ गईं। उन्होंने हताश होकर दूसरों से कहा कि वे यहां से नहीं जा सकते। फिर कप्तान ने ज्याओमा की ओर देखा। इससे पहले कि सभी समझ पाते कि क्या हो रहा है, दरवाजे के बाहर अचानक शोर हुआ। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जो गेट बंद होना चाहिए था वह बंद नहीं था। इतना ही नहीं, दीवार के चारों ओर के द्वार एक के बाद एक खोल दिए गए। इसका मतलब था कि थोड़ी देर में यहां से अनगिनत राक्षस निकल आएंगे। जब सभी लोग परेशान थे, तभी असंख्य राक्षसों ने सभी दिशाओं से शिविर पर हमला कर दिया। सभी लोग डर गए और सभी दिशाओं में भाग गए, लेकिन लोग अभी भी राक्षसों द्वारा क्रूरतापूर्वक मारे जा रहे थे। शियाओमा और उनका समूह फूस की झोपड़ी में छिप गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। राक्षस फूस के घर के चारों ओर घूमता रहा। फूस का घर ज्यादा समय तक टिक नहीं सका।
अगले ही पल कप्तान राक्षस द्वारा पकड़ लिया गया। जियाओमा इसे रोकना चाहता था, लेकिन वह इसमें असमर्थ था। मरने से पहले कप्तान ने शियाओमा से कहा कि उसे सभी को यहां से ले जाना होगा। उसके सामने का दृश्य देखकर जियाओमा बहुत दुखी हो गया। लेकिन जब वह के लिए बाहर जाने वाला था, तो उसने पाया कि सभी राक्षस जा चुके थे। इस समय हुआंगमा ने जियाओमा को जमकर मुक्का मारा। उन्होंने महसूस किया कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ था, पता चला कि वह और लड़की शियाओमी दोनों ही इन प्रयोगों के शोधकर्ता हैं। लेकिन जियाओमा को यह नहीं पता था कि उन्हें यहां क्यों भेजा गया था। अब तक अन्य लोगों ने जियाओमा को दोष नहीं दिया था। आखिरकार अब वे सभी एक ही नाव पर सवार थे और उन्हें विश्वास था कि जियाओ माओ उन्हें भागने में मदद करेगी। लेकिन हुआंग माओ के नेतृत्व पसक्वादी वाले समूह ने राक्षसों के साथ शांति से रहने के लिए दो लोगों की बलि देने का फैसला किया। लेकिन जब जियाओ माओ को जबरन मार दिया गया, तो उसने अचानक जवाबी हमला किया और अपने आसपास के दो लोगों को जमीन पर गिरा दिया। पता चला कि उन्हें उम्मीद थी कि हुआंग माओ ऐसा करेंगे, लेकिन ज्याओमा नहीं चाहती थी कि हर कोई वहीं रुककर मौत का इंतजार करे। उनके सच्चे निमंत्रण पर अधिक से अधिक लोग जियाओमा के शिविर में शामिल हो गए। जियाओमा ने सभी को भूल भुलैया में ले गया। लंबी यात्रा के बाद वे सफलतापूर्वक 7वें क्षेत्र में पहुंच गए। अप्रत्याशित रूप से सड़क पर एक राक्षस प्रकट हुआ। शियाओमा ने सभी को अपने हथियार निकालने और राक्षस से मौत तक लड़ने का आदेश दिया। जीवित रहने की आशा ने सभी को शक्तिशाली ताकत के साथ बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। राक्षस को सफलतापूर्वक रसातल में धकेल दिया गया। जियाओ मेई और जियाओ पैंग ने उपकरण के साथ गुफा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, लेकिन गुफा के अंत में एक लुओ कार्ड दिखाई दिया। जियाओमा ने अनुमान लगाया कि यह भूल भुलैया के शुरुआती आदेश से बना एक कोड था। जैसे ही मिनो ने 8 भूल भुलैयाओं के आरंभिक आदेश बताए, दरवाजा सफलतापूर्वक खोला गया। लेकिन जब वे बाहर निकले, तो उन्हें एक गुप्त प्रयोगशाला मिली। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहां अभी अभी गोलीबारी हुई है। इसी समय कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो दिखाई दिया। खुद को डॉक्टर बताने वाली एक महिला ने सभी को बताया कि मनुष्यों पर एक घातक वायरस का हमला हो रहा है। वायरस का पता लगाने और एंटीबॉडी विकसित करने के लिए इन बच्चों को, जिनमें बचपन से ही प्रतिरक्षा कोशिकाएं थीं, प्रयोगशाला में बंद कर दिया गया। विभिन्न कठोर वातावरणों में उनके मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन करके उन्होंने वायरस से लड़ने के तरीके खोजे। लेकिन वीडियो के अंत में बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों ने प्रयोगशाला पर हमला किया। महिला डॉक्टर ने भी आत्महत्या कर ली। बचे हुए लोग प्रयोगशाला से भाग निकले और उन्हें हथियारबंद लोगों के एक अन्य समूह ने ढूंढ निकाला। लेकिन जब उन्हें लगा कि वे पुनः स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले हैं, तो मृत डॉक्टर एक अन्य प्रयोगशाला में प्रकट हुए। पता चला कि यह इन बच्चों पर प्रयोग का पहला चरण था।